हेलो एंड जय हिंद टू एवरीवन, वेलकम बैक। आप सब लोगों का इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। देखिए कितनी प्यारी बात कही गई है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कम ट्रू। ठीक है, आपको जो है सपने देखने पड़ेंगे इससे पहले कि आपके सपने पूरे हों। मतलब आपके सपने पूरे हों उसके लिए आपको कुछ तो देखना पड़ेगा ना, सपने देखने पड़ेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई, इतनी प्यारी कोटेशन उन्होंने दी कि आपको जो है अपने सपने पूरे करने के लिए पहले सपने देखने पड़ेंगे। इस कोटेशन से मुझे याद आती है चाणक्य के एक बात की, ठीक है, जो आपके आचार्य चाणक्य जी थे, उन्होंने कहा था कि किसी भी काम को करने से पहले 3 सवाल खुद से पूछो। ठीक है, वो 3 सवाल क्या हैं कि मैं ये काम क्या कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरी बात कर रहा हूँ या कर रही, ठीक है, लड़का है तो कर रही और लड़का है तो कर रहा हूँ, और दूसरा सवाल ये पूछो कि मैं क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और तीसरा सवाल खुद से ये पूछिए कि आप ये जो काम कर रहे हो क्या आपका जो टारगेट है उस टारगेट को पूरा करने में आपका ये काम हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, तो ये 3 काम आपको अपने आप से पूछने हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद से पूछूं मैं क्या कर रहा हूँ अभी, जी मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक है, पता मुझे चल गया मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, बहुत जाहिर सा सवाल है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम। तो देखिए ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, एक तो मैं सिंपली भी कह सकता हूँ कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं हम सब के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इससे मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीख रहे हो। तीसरा सवाल कि क्या हमारे गोल की तरफ ही काम हमें ले जा रहा है, बिल्कुल ऑब्वियसली। ठीक है, कहीं ना कहीं ये काम हमें तैयार कर रहा है, कल को हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम की हम प्रेपरेशन कर रहे हैं, हमारी अच्छी तैयारी हो जाएगी, या एक कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, एक स्किल हमारी डेवलप होगी, तो हमारे टारगेट हमारे गोल की तरफ कहीं ना कहीं ये जो काम हम अभी कर रहे हैं ये उस तरफ हमें ले जा रहा है। ठीक है, मतलब पहले हमने सवाल पूछा, फिर हमने डिसाइड किया कि यस हाँ ये चीज़ हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अब्दुल कलाम जी की भी यही बात है कि आपको ड्रीम देखने पड़ेंगे पहले, सच करने से पहले आपको वो सपने देखने पड़ेंगे। ठीक है, पहले आप सपना देखोगे, फिर आप सोचोगे कि मैंने सपना क्या रखा, क्या देखा मैंने सपना। सपने वो नहीं, ये भी इन्होंने बात कही कि आपके सपने वो नहीं हैं जो रात को आपको आते हैं, ठीक है, सोने के बाद। आपके सपने वो हैं जो आपको सोने ना दे। ठीक है, तो जो आपको सपने सोने ना दे, सुबह होने ना दे, वही सपने जो है आपके पूरे करने के लिए आपको वो सपने देखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कही है, एक मोटिवेशन के तौर पे मैंने एक कोटेशन से यहाँ पे स्टार्ट किया है। आगे हम चलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लोकतंत्र का विकास किन चरणों में हुआ। ठीक है, और लोकतंत्र के कुछ और अल्टरनेटिव हम मॉडल्स की बात करेंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी के मॉडल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर आपके लिए जो है एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके लिए बहुत अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में हमने देखा कि जैसे यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ये जो एसपी हंटिंगटन है, ठीक है, इन्होंने भारत को जो है किस जैसे जिन चरणों में जो 3 इन्होंने कहीं ना कहीं एक फ्रेजेस की बात की कि डेमोक्रेसी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो 3 फेजेस में हुआ है। ठीक है, तो भारत को किस फेज़ में रखा है, ठीक है, कि भारत में जो डेमोक्रेसी है उसका डेवलपमेंट कब हुई। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि जो 3 इन्होंने चरण बताए उनमें कौन सा जो फ्रेज़ है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड क्या क्या है, कि पहला जो फ्रेज़ है वो कब से कब तक था, या ठीक है दूसरा कब से कब, या तीसरा कब से कब तक। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। और एक और बात कि इनकी जो इम्पॉर्टेंट जो बुक है ना जिसमें इन्होंने ये 3 फ्रेजेस बताए, ठीक है, इस बुक को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एसपी हंटिंगटन की एक बुक आई, द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी। ठीक है, 1991 में ये बुक आई। ठीक है, एसपी हंटिंगटन को उनकी एक और इम्पॉर्टेंट बुक, ठीक है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में उन्होंने जैसे ये एक आप यूँ समझे कि एक रिएक्शन था अगेंस्ट जो आपके फ्रांसिस फुकुयामा थे। ठीक है, उनकी एक बुक आती है 1992 में कि एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ठीक है, जिसमें ये दावा करते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी की कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल आप एक विजय हो चुकी है। ठीक है, अब कोई भी विचारधारा उसके अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, आपकी एक बेसिक जनरल नॉलेज के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, कि क्या हुआ था जो आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता कहीं ना कहीं जो आपकी समाजवादी जो विचारधारा है जो साम्यवादी, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं पतन जब होने लगा तो फ्रांसिस फुकुयामा ने क्या किया, एक जो उनकी बुक आई 1992 में एंड
ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। देखिए बार बार मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये रिवाइज होती रहे। एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन की किसकी बुक है ये? फ्रांसिस फुकुयामा की 1992 में लिखी हुई बुक है ये, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि आपकी जो उदारवादी जो लोकतंत्र है, ठीक है, जो लिबरल डेमोक्रेसी है, उसकी जो है विजय हो चुकी है, ठीक है। दुनिया की तमाम जितनी भी विचारधाराएं थी, ठीक है, वो उसके सामने फेल हैं। सारी विचारधाराएं कहीं ना कहीं अब लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ जो है झुकाव कर रही हैं, ठीक है। अब जो है किसी भी तरीके का कोई क्लैश नहीं है विचारधाराओं के बीच। अब जो लिबरल डेमोक्रेसी जो है पूरे वर्ल्ड में फॉलो की जाने वाली है, ठीक है। लेकिन एसपी हंटिंगटन ने ये कहा कि देखो ऐसा नहीं है कि विवाद नहीं होगा, विवाद होगा। जब इनकी बुक आई क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन उनमिसनेस, उसमें इन्होंने जो है साफ तौर पर ये जाहिर किया है कि क्लैश होगा किसके बीच में? सभ्यताओं के बीच में, कल्चर के बीच में जो है क्लैश होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से एसपी हंटिंगटन उस बुक के लिए भी जाने चाहते हैं अपनी, ठीक है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, बार बार बोल रहा हूँ। और अभी जो है इनकी बुक है द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी, ठीक है। देखिए इसमें इन्होंने जो डेमोक्रेसी का जो विकास हुआ, ठीक है, कहते हैं कि जो 3 चरणों में ये विकास हुआ, ठीक है। अब जो पहला चरण था ये कब से स्टार्ट हुआ और कब तक रहा, ठीक है। देखिए जो पहला फेज था डेमोक्रेसी के विकास का, वो 1828 से लेकर 1926 तक था, ठीक है, जिसमें फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जिसको ब्रिटेन और इंग्लैंड के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। तो इन देशों में जो है कब डेमोक्रेसी का विकास हुआ? 1828 से लेकर 1926 का जो पहला फेज़ था, तब तक जो है फ्रांस, यूएसए और यूके में डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट हो चुकी थी, ठीक है। जब दूसरा चरण शुरू होता है तो ये कब से शुरू होता है? 1943 से लेकर 1962, ठीक है। छोटा सा चरण है ये 1943 से 1962 तक, जिसमें इटली, जर्मनी, भारत और जापान और इजराइल जैसे देशों का इसमें लोकतांत्रिक विकास हुआ, ठीक है। तो देखिए भारत किस फ्रेज में है? भारत है सेकंड फ्रेज में, ठीक है। अब देखिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ भारत को लेकर ही प्रश्न पूछा जाए, कि पहले जबकि प्रीवियसली हमने अगर क्वेश्चन पेपर्स देखे तो वहाँ पे तो भारत का जिक्र है, मतलब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत को जो है किस फ्रेज में रखा है, कि भारत का जो एक डेमोक्रेटिक जो डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, वो किस फ्रेज में हुआ अकॉर्डिंग टू एसपी हंटिंगटन, ठीक है। तो ये दूसरे चरण में बताता है। लेकिन आपको साथ ही और कंट्रीज़ भी याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। हो सकता है ऐसा पूछ ले कि फ्रांस को किस फ्रेज में रखा हुआ है, या यूके यूएसए को किस फ्रेज में रखा है, इटली जर्मनी को किस फ्रेज में रखा है, जापान इजराइल को किस फ्रेज में रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आप इसका कुछ भी अपने हिसाब से निमोनिक्स बना सकते हो और उस हिसाब से उसको फ्रेज वाइज जो है आपको आप जो है इन चीज़ों को याद रख सकते हो, ठीक है। तो तीसरा जो चरण है जो वो 1974 से लेकर जो प्रेजेंट टाइम तक चला हुआ है अभी, और इसमें ये मानते हैं कि स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया और ईस्टर्न यूरोप के कुछ देश, ठीक है, वहाँ पे जो डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट है वो जो है थर्ड फेज़ में हुई है। और थर्ड फेज़ कब से स्टार्ट हुआ था? 1974 से लेकर अब तक ये चला हुआ है, ठीक है। तो ये मुख्य जो है 3 फ्रेजेस हैं अकॉर्डिंग टू एसपी हंटिंगटन, किस चीज़ के? डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के, ठीक है, कि कौन सा फेज़ कब से कब तक चला और उस फेज़ के अंतर्गत जो है किन किन देशों में जो है लोकतांत्रिक विकास हुआ, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिहाज से ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है। और इस बुक का नाम भी याद रखना है कि थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन, ये इस बुक में इन्होंने ये बात की। और कब आई थी ये? 1991 में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कुछ अल्टरनेटिव जो आपके और जो डेमोक्रेसी के जो कुछ मॉडल्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिहाज से, वो भी बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यस, तो नेक्स्ट है हमारा लोकतंत्र का वैकल्पिक मॉडल में, मतलब जो अलग अलग मॉडल्स हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी के, हम उनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और जिसमें सबसे पहले है देखिए सहचार्य लोकतंत्र। इसमें हम बात करेंगे कोहेन व रोजर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जिन मॉडल्स के साथ जो थिंकर्स जुड़े हैं, मैंने यहाँ पे कुछ नोट किए हुए हैं, ठीक है। आपने इनको ऐसे ही आपने एक चार्ट उतार लेना है कि जो वैकल्पिक मॉडल्स हैं उनमें ये सारे मॉडल्स आएंगे डेमोक्रेसी के, ठीक है। तो पहले हमारा सहचार्य लोकतंत्र है, ठीक है। दूसरा है परिचर्चात्मक लोकतंत्र, ठीक है, जिसके अंदर हम हैबरमास की बात करेंगे, हैबरमास, ठीक है। तीसरे हमारे अमूलवादी मॉडल, ठीक है, जो रेडिकल व्यू है आपका, रेडिकल मॉडल जो आपका डेमोक्रेसी का, ठीक है। इसमें माइकल फुकोल्ट की बात करेंगे जो कि एक पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद हम समुदायवादी लोकतंत्र की बात करेंगे, ठीक है। और एक गाइडेड या निर्देशित लोकतंत्र या निर्देशित डेमोक्रेसी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सहवर्ती या कंसोसिएशनल मॉडल, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। न्यू राइट या नव दक्षिणपंथी मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और देखिए आज के टाइम में एक डिजिटल डेमोक्रेसी का भी कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, ठीक है, डिजिटल डेमोक्रेसी। यहाँ पे आई होप आपको विजिबल होगा ये डिजिटल डेमोक्रेसी की बात करेंगे। फिर हम कॉस्मोपॉलिटन या सर्वदेशीय, ठीक है,
सर्वदेशीय मॉडल जो डेमोक्रेसी का, कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, इसके बारे में बात करेंगे। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के बारे में ठीक है, लोकतंत्री शांति सिद्धांत, लोकतंत्र का शांति सिद्धांत, ठीक है। और डेमोक्रेटिक डेफिसिट या लोकतंत्री घाटे का सिद्धांत, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो यहाँ पे ये आपका जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है ना, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। और डेमोक्रेटिक डेफिसिट से भी क्वेश्चन आता है, न्यू राइट से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अधीनता का सिद्धांत हम आगे थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। नव अर्ध लोकतंत्र के बारे में बात करेंगे, प्रबंधकीय रूसी लोकतंत्र के बारे में, और लास्ट में हम मार्क्सिस्ट लोकतंत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले वन बाय वन, ठीक है। आप इस वीडियो में बने रहें। तो जो पहला मॉडल है लोकतंत्र का वो है परिचर्चात्मक लोकतंत्र, ठीक है। देखिए ये 1990 में प्रथम प्रयोग जो इसका किसने किया था, जोसेफ वॉसेट ने, ठीक है। जोसेफ वॉसेट ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1990 में, ठीक है। अब परिचर्चात्मक लोकतंत्र का अगर हम इनके जो मेन प्रवर्तक है, ठीक है, तो उसमें एक कोहेन, रोजर्स, रॉल्स, गुटमैन और हैबरमास, ठीक है, ये इसके मुख्य प्रवर्तक है, ठीक है। ये भी हमें याद रखने पड़ेंगे क्योंकि हो सकता है इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए कि परिचर्चात्मक लोकतंत्र जो है, ठीक है, उसके साथ जुड़े हुए थिंकर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो कोहेन, रोजर्स, रॉल्स, गुटमैन और हैबरमास, ठीक है। देखिए इस डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं ये चाहिए कोशिश की जाती है परिचर्चात्मक, आप यूँ समझे कि परिचर्चा क्यों की जाती होगी कि वोट केंद्रित कमियां दूर करने के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं एक जो हमने ये सिस्टम बना के रखा है ना कि जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ वोट तक ही सीमित है, ठीक है। तो एक जो वोट सेंटर्ड जो कमियां हैं हमारे सिस्टम में, ठीक है, उन कमी को दूर करने के लिए जो है इस तरह के डेमोक्रेसी की नीड पड़ती है कि जहाँ पे सार्वजनिक मुद्दों को जो है चर्चा और परिचर्चा के द्वारा डिस्कशन करके एक आम सहमति से जो है सुलझाया जाए, ठीक है। बहुमत से नहीं बल्कि आम सहमति। आम सहमति का मतलब क्या होता है कि हर एक इंसान जो है उस चीज़ से सहमत होना चाहिए, ठीक है। देखिए सार्वजनिक मुद्दों की सार्वजनिक व प्रत्यक्ष विचारणा, ठीक है, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं जो परिचर्चात्मक लोकतंत्र है ना, उसमें यही कोशिश की जाती है कि एक सार्वजनिक स्थान पर, ठीक है, स्थान भी यहाँ पे मैटर करता है कि किस स्थान पर वो चर्चा परिचर्चा की जाए। तो एक सार्वजनिक स्थान पर, ठीक है, परिचर्चा की जाए, किसके बीच में परिचर्चा होगी, ऐसे व्यक्तियों के बीच में जो नैतिक हो, ठीक है, तार्किक हो, ठीक है, रैशनल हो, और जिसका जो मकसद हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक अपनी व्यक्तिगत इच्छा ना हो बल्कि एक सार्वजनिक भलाई करना जो है उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए उस परिचर्चा में पार्ट लेने का, ठीक है। तो इस तरह से हम परिचर्चात्मक लोकतंत्र की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, जो हैबरमास भी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेडिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, रेडिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, एक आमूलवादी जो मॉडल है, ठीक है, लोकतंत्र का। माइकल फुको जो एक पोस्ट मॉडर्निस्ट है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि माइकल फुको जो है किस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, या ठीक है, या ये किस काल के थिंकर हैं, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं, ठीक है, माइकल फुको, और इन्होंने जो है रेडिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को एगोनिस्टिक मॉडल कहा है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने क्या कहा है, तो ये एगोनिस्टिक मॉडल कहा है। इनका ये मानना है कि राजनीति में क्या होता है, देखिए राजनीति में जो हम आम सहमति की बात कर रहे थे ना, जैसे पीछे परिचर्चात्मक लोकतंत्र में, कि जो निर्णय है वो आम सहमति से लिए जाते हैं सार्वजनिक स्थानों पर जो चर्चा परिचर्चा करके कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमें एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का वहाँ पे वो देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यहाँ पे उस सहमति की बजाय यहाँ पे संघर्ष पर बल दिया जा रहा है, ठीक है। कहते हैं कि राजनीति के अंदर क्या होता है, सामान्य हितों की जगह जो विभेद पर बल दिया जाता है। सामान्य हित मीन्स सार्वजनिक हित, सबका हित, ठीक है, उन सबके हितों की जगह क्या होता है, कहीं ना कहीं एक विभेद मीन्स जो लोगों के बीच में या अलग अलग ग्रुप्स के जो इंटरेस्ट के बीच में जो मतभेद है, ठीक है, उसको जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे बल दिया जाता है। और सुधार के स्थान पर विरोध को मुख्य माना जाता है। और देखिए बहुलवाद के समर्थक, तो देखिए आप बहुलवाद से आप समझ आइए कि बहुलवाद क्या है। बहुलवाद तो यही बात करता है कि आपको जो ग्रुप्स बनाने का अधिकार है, ठीक है, जब आपको लोकतंत्र में जो ग्रुप्स बनाने का अधिकार है, फिर तो आप अलग अलग इंटरेस्ट वाले लोग जो है अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स बनाएंगे, उनके जो हित हैं उनमें मतभेद होंगे, और फिर उन्हीं मतभेदों को लेकर जब पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी तो पॉलिसीज़ इस नज़रिए से बनाई जाएगी ताकि जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, उन सबको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई किया जाए, उनकी पॉलिसीज़, उनकी जो मांगे हैं उनको कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ में रिफ्लेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, उनकी डिमांड्स को, ठीक है। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं बहुलवाद के समर्थक हैं। बहुलवादी भी मानते हैं कि विरोध होता है, ठीक है, बहुलवादी भी मानते हैं कि सामान्य हितों की जगह जो अपना अपना हित देखो, ठीक है। और बहुलवादी सहमति तो चाहते हैं, लेकिन कौन सी सहमति, सबकी सहमति, मतलब
आपके जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है, अब इस तरह से पॉलिसीज़ बनाई जाए कि उन सारे ग्रुप्स की जो एक जो डिमांड्स हैं, है ना, उनको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई किया जाए, ठीक है। और इस संघर्ष पे बल देते हैं। और विलियम कॉलोनी, ठीक है, विलियम कॉलोनी ने जो है उत्तराधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा है, बहुलवादी नैतिकता कहा है, ठीक है। इस तरह की आपको ये सारे फैक्ट जो है याद करने पड़ेंगे कि विलियम कॉलोनी ने क्या कहा है, या उत्तर आधुनिक लोकतंत्र को जो है बहुलवादी लोक नैतिकता किसने कहा है, तो विलियम कॉलोनी ने कहा है। और रेडिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को जो है एगोनिस्टिक मॉडल किसने कहा है, तो ये माइकल फुकोट ने कहा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। इसी कड़ी में नेक्स्ट है समुदायवादी लोकतंत्र, जिसको कम्युनिटेरियन या कम्युनिटेरियल जो डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। इसके जो मुख्य प्रतिपादक हैं बेंजामिन बार्बर हैं, ठीक है, डैनियल बेल हैं, जीन एलेस्टीन है, रॉबर्ट बेल है, एमिटाई एजोनी है और विलियम गालस्टोन है, ठीक है। ये मेन इसके प्रतिपादक हैं, ठीक है। देखिए इसमें कहते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, ठीक है, सामान्य भलाई होनी चाहिए, ठीक है। सामान्य भलाई मीन्स सबके हित की बात की जानी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई व्यक्तिगत हित की बात की जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कि उदारवादी बात करते हैं, जैसे कि हमें पता है कम्युनिटेरियन क्या मानते हैं, ठीक है। कम्युनिटेरियन कहीं ना कहीं इंडिविजुअल का जो अस्तित्व है ना, वो कम्युनिटी से ही मानते हैं, ठीक है। मींस इंडिविजुअल को जो एज ए सोर्स मानते हैं वो, और जो आपका कम्युनिटी है वो उसको एंड मानते हैं, ठीक है। कि एक इंडिविजुअल जो उसका जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक कम्युनिटी के एज ए मेंबर होने पर ही हो सकती है। जबकि इसके विपरीत अगर हम उदारवादियों की बात माने, उदारवादी की तरफ देखें, तो उदारवादी क्या कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है ना वो विवेकशील है, ठीक है, वो जानता है अपने लिए क्या करना है, अपने लिए डिसीजंस कैसे लेने हैं, ठीक है, उसको फ्री छोड़ दो, ठीक है। और उसका अपना भला होता रहे, हर इंडिविजुअल अपना अपना भला करता रहे, तो अपने आप में वो सबका भला हो जाएगा, एक सामान्य भलाई क्रिएट की जाएगी, ठीक है। और समुदाय की सदस्यता पर बल, ठीक है, वही बात है कि ये मानते हैं जो कम्युनिटेरियन है, ये मानते हैं कि व्यक्ति जो है एक सोसाइटी में जो है एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का मेंबर होना चाहिए, ठीक है, उसको सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है। इसमें आम सहमति पर भी विश्वास जताया जाता है, ठीक है। इसमें मेजॉरिटी की तरफ नहीं देखा जाता कि जी हाँ बहुमत है किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे, जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग डिसीजन ले रहे हैं, नो वैसा नहीं। आम सहमति, भाई आम हर एक इंसान की एक व्यक्तिगत तौर पर सहमति होनी चाहिए किसी चीज़ की सार्वजनिक भलाई के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट ये बात करें कि लोकतंत्र समुदाय के सदस्यों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होना चाहिए। तो देखिए किसके प्रति बताएं, समुदाय के सदस्यों के प्रति। ऐसा नहीं हो कि भाई किसी एक व्यक्तिगत या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के प्रति ही, बल्कि वो एज ए समुदाय पूरी कम्युनिटी के प्रति जो पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसमें इस तरह से बात की जा रही है कम्युनिटेरियन लोकतंत्र में, ठीक है, आपके जो कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी है उसमें। जबकि हमने बताया कि उदारवाद में क्या होता है, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर जो व्यक्ति के अधिकारों की बात की जाती है, व्यक्ति की तार्किकता पर बात की जाती है, ठीक है, जो कि कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी में नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो ये आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है गाइडेड डेमोक्रेसी का मॉडल, ठीक है। जो गाइडेड डेमोक्रेसी का मॉडल है, देखिए इसको इसके जो प्रतिपादक है वो सुकर्णो है, ठीक है। सुकर्णो कौन थे, सुकर्णो जो है एक्स प्रेसिडेंट ऑफ आपके इंडोनेशिया थे, ठीक है। इंडोनेशिया के ये एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं सुकर्णो आपके। और इसमें क्या क्या बात की जाती है कि प्रतिनिधित्व की जगह परामर्श से काम चलाया जाता है, ठीक है। मीन्स इसमें क्या होता है कि जो भी शासक होता है वो प्रतिनिधित्व की जगह जो है जो भी अलग अलग व्यवसायों के जो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, उन लोगों के साथ जो है परामर्श करके जो है निर्णय लेता है, अपने विवेक से निर्णय लेता है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड मैनेजरियल डेमोक्रेसी, इसको जो है कहीं ना कहीं एक प्रबंधकीय लोकतंत्र या एक मैनेजरियल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। और ये ज़्यादातर जो है तानाशाही के अंतर्गत अपनाया जाता है, जहाँ पे तानाशाही होती है, तानाशाही इन द सेंस ना कि वहाँ पे पहले से ही डिसाइडेड होता है कि भाई कौन नेता बनेगा, और वहाँ पे जो वोट आपके इलेक्शन है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं, ठीक है, सिर्फ एक औपचारिकता मात्र के लिए वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, बाकी पहले से तय होता है कि पावर किसके हाथ में जानी है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो तानाशाहियाँ होती है ना, ठीक है, वहाँ पे ऑपोजिशन में भी कोई पार्टी आती नहीं है वैसे, ठीक है। तो जो कुछ भी होता है वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, चाहे जो कुछ भी होता है जस्ट एक फॉर्मेलिटी होता है, क्योंकि कुछ अलग अलग व्यवसाय के लोगों या उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके परामर्श करके से ही जो आपके जो लीडर्स होते हैं, जो शासक होते हैं, वो अपने विवेक से निर्णय ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरह से बात की जाती है, जस्ट एक परामर्श की बात की जाती है आपकी गाइडेड डेमोक्रेसी में, ठीक है। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंसोसिएशनल मॉडल, ठीक है, सहवर्ती मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। इसके जो प्रतिपादक हैं, ठीक है, वो है जॉन कैलन, ठीक है, जॉन कैलन इसके प्रवर्तक है मुख्य। और जो देखिए इसका जो मुख्य मेन जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कि इस तरह की डेमोक्रेसी का मॉडल कहाँ पाया जाता है, दैट इज़ बेल्जियम, लेबनान और तंजानिया, ठीक है। बेल्जियम, लेबनान और तंजानिया, इन 3 देशों का उदाहरण लिया गया है यहाँ पे, ठीक है, कि वहाँ पे इस तरह का डेमोक्रेटिक मॉडल देने की बात की जाती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, देखिए जो कार्यकारी शक्ति आपकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, उसका
एक सम्मिलित प्रयोग होता है, ठीक है, पहली बात है। और दूसरा जो संप्रदाय व संस्कृतियों को जो है एक स्वायत्तता दी जाती है, ठीक है, वहाँ के जो भी कल्चर है या जो भी अलग अलग कम्युनिटी है, ठीक है, उनको जो एक अलग स्वायत्तता दी जाती है इस मॉडल के अंतर्गत, ठीक है। और सभी नृजातीय समूह को जो वीटो पावर है कहाँ पे, संसद में, ठीक है, संसद के अंतर्गत जितने भी वहाँ पे नृजातीय समूह हैं उन सबको जो है कहीं ना कहीं वीटो पावर देने की बात की जाती है। और एक जो माइनॉरिटी होती है ना, ठीक है, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की भी वहाँ पे एक विशेष व्यवस्था ऐसे मॉडल्स में जो है की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ है कंसोसिएशनल मॉडल, सहवर्ती मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। नेक्स्ट है न्यू राइट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, जो नव दक्षिणपंथी सिद्धांत है लोकतंत्र का, ठीक है। उसमें दो लोगों की बात होती है, एक है सैमुअल ब्रेंटन, ठीक है, और दूसरे आपके डेविड मर्क्यूज, ठीक है। ये दोनों लोग जो है कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य के विरोधी हैं। देखिए कल्याणकारी राज्य में क्या होता है, कहीं ना कहीं राज्य के द्वारा एक इकोनॉमिक फील्ड में, ठीक है, लोगों की जो आर्थिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस किया जाता है। क्यों? ताकि राज्य जो है उनसे कर ले सके, टैक्स ले सके। टैक्स क्यों लेगा? सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करने के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करने के लिए लोगों से जो है टैक्स लिया जाता है राज्य के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये कल्याणकारी राज्य के विरोध में है तो ये समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं व्यक्तिवादी है या लिबरलिस्ट है, ठीक है, जो ये चाहते हैं, नेगेटिव लिबरलिस्ट, ठीक है, जो ये चाहते हैं कि स्टेट का इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है, मतलब कल्याणकारी राज्य का पूरी तरह से विरोध करते हैं। और डेमोक्रेसी को क्या मानते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी को सैमुअल ब्रेंटन बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं एक अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होती है, ठीक है, गैर मतलब ज़रूरी, जो आप यूँ समझिए कि वो ज़रूरी नहीं है वो खर्चे करना। लेकिन डेमोक्रेसी जहाँ पे देखिए हमारे अब अपने ही देश में ले लीजिए, कितना सारा खर्चा, जो पैसा यहाँ पे जो खर्च होता है कहीं ना कहीं इलेक्शन के ऊपर ही, ठीक है। तो सैमुअल ब्रेंटन ने जो इसका विरोध किया और वो लोकतंत्र को सिर्फ और सिर्फ अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होना मानते हैं, ठीक है। और डेविड मर्क्यूज भी क्या बोलते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है, वयस्कों के लिए बिल्कुल वैसा जैसे बच्चों के लिए टॉफ़ी है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे भाई हम वयस्क हो गए, ठीक है, और हम जो लोकतंत्र में अब सरकार को चुनने तक का जो अधिकार रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डेविड मर्क्यूज ने कहा है कि लोकतंत्र वयस्कों के लिए बिल्कुल वैसा है जैसे बच्चों के लिए टॉफ़ी होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपने याद रखनी है। और किसने कहा है कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होती है? सैमुअल ब्रेंटन ने, ठीक है। तो ये भी याद रखने लायक है। और ये भी कि लोकतंत्र वयस्कों के लिए बिल्कुल वैसा है जैसा बच्चों के लिए टॉफ़ी। तो लोकतंत्र को इस तरह से किसने क्रिटिसाइज़ किया है? डेविड मर्क्यूज ने, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। आगे हम देखेंगे एक और जो मॉडल, नेक्स्ट है डिजिटल डेमोक्रेसी, ठीक है, डिजिटल डेमोक्रेसी। तो इस टर्म का प्रयोग किसने किया है? स्मिथ और ग्रे ने। तो ये क्रेडिट किसको जाता है? स्मिथ और ग्रे। आपने याद रखना है कि डिजिटल डेमोक्रेसी से जुड़े हुए थिंकर्स कौन है? स्मिथ और ग्रे। जो ये कहते हैं कि मतदान के लिए इंटरनेट का प्रयोग होना चाहिए आज के टाइम में। वो क्यों? देखिए, क्योंकि लोकतंत्र में जो आज का जो युग है, ठीक है, आज का जो एडवांस टेक्नोलॉजी का युग है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं आप ईमेल और ऑनलाइन के माध्यमों से, ठीक है, आप यूँ समझिए कि इंटरनेट और ईमेल के माध्यम से भी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सपोर्ट या एक समर्थन जो है जुटाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे होता है? डिजिटल डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो इस तरह से स्मिथ और ग्रे ने जो इसके बारे में बात की है। नेक्स्ट है कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, ठीक है, जो सर्वदेशीय लोकतंत्र की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए इस टर्म का यूज़ किसने किया है? डेविड हेल्ड ने किया, ठीक है, इसका समर्थन डेविड हेल्ड ने किया है। और डेविड हेल्ड की बुक है मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, जो 1987 में लिखी गई है, ठीक है। इसमें क्या माना जाता है? देखिए कि लोकतंत्र का प्रयोग जो अब वैश्विक होना चाहिए, ठीक है। वैश्विक मीन्स ये अब स्टेट तक सीमित नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोकतंत्र इसको अब बियॉन्ड स्टेट कर दीजिए, आप इसको पूरे वैश्विक लेवल पर आप इसको प्रमोट कीजिए, ठीक है। जिसमें क्या बात की जाती है कि वैश्विक जो संस्थाएँ हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड्स इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल के जो इंस्टीट्यूशन है वह अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, मैंने अंतर्राष्ट्रीय को सिर्फ लिखा है डॉट लगा के। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो है कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटाइजेशन पर बल दिया जाता है, ठीक है, किसमें? कॉस्मोपॉलिटिकन डेमोक्रेसी में, ठीक है, पॉलिटिकन डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो जो भी इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस है आपकी, ठीक है, जो भी इंटरनेशनल आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लोकतंत्रीकरण कीजिए या उनका आप लोकतंत्रीकरण कीजिए, उनको डेमोक्रेटाइज कीजिए, ठीक है। उस पर बल देने की बात की जाती है कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी में, जो ये बात करते हैं कि अब डेमोक्रेसी को जो है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट तक जो है सीमित नहीं रखा जा सकता, ठीक है। इट्स अ बियॉन्ड स्टेट, ठीक है, इट्स बियॉन्ड द स्टेट। और डेविड हेल्ड ने इसकी बात की, ठीक है। आगे हम बात करेंगे किसी और मॉडल की। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, देखिए, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, ठीक है, लोकतंत्री शांति सिद्धांत, ठीक है, या लोकतंत्र का शांति सिद्धांत, ठीक है।
इसका जो आधार है वो कांट के विचारों में मिलता है। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, लोकतंत्र का जो शांति सिद्धांत है, ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है कि किसने दिया है, या ये पूछा जाता है इसका जो मेन कंटेंट क्या है, ठीक है। तो आधार हमें किसके विचारों में देखने को मिलता है, इमैनुअल कांट के विचारों में। और इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया है, माइकल डोल ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना कि माइकल डोल जो इसके मुख्य प्रतिपादक है डेमोक्रेटिक पीस थियरी के, ठीक है। अब आइए इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। ये मानता है कि लोकतंत्री राज्यों के मध्य जो युद्ध नहीं होते, ठीक है, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे कहीं ना कहीं शांति रहती है, उनके बीच में आपसी मतभेद नहीं होते, युद्ध नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके बीच अगर कोई संघर्ष होता भी है, ठीक है, तो युद्ध नहीं होगा, बल्कि उस संघर्ष का जो एक शांतिपूर्ण समाधान किया जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के बारे में, कि ये सिर्फ यही चीज़ मानती है कि लोकतंत्र राज्यों के बीच कभी भी विवाद नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र कहीं ना कहीं शांति की बात करता है, लोकतंत्र कहीं ना कहीं लिबर्टी की बात करता है, लोकतंत्र कहीं ना कहीं इक्वेलिटी की बात करता है, और एक सबसे बड़ी बात कि लोकतंत्र जो है फ्रेटर्निटी की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, ठीक है। अब जहाँ पे भाईचारे की बात की जा रही है, एक दूसरे के लिए के साथ समानता की बात की जा रही है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है वहाँ पे युद्ध क्यों होंगे, ठीक है। और अगर युद्ध होते भी, युद्ध नहीं होंगे मीन्स अगर कोई किसी पर्टिकुलर इशू पे अगर विवाद होता भी है तो उसका एक शांतिपूर्ण समाधान वहाँ पे ढूंढने की कोशिश की जाती है, ना कि युद्ध, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखिएगा कि पीस थ्योरी के अंदर जो है इसका जो प्रतिपादन किसने किया, माइकल डोल ने किया, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक डेफिसिट या लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत है ये किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैधता का अभाव माना जाता है। मतलब जो जनता है, ऐसे सिस्टम में क्या होता है कि जनता जो सरकार पर भरोसा नहीं करती, ठीक है, जनता सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती, और दूर दूर तक जनता और सरकार के बीच में कोई भी सामंजस्य देखने को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में जो है लोकतंत्र डेफिसिट, जो आपकी जो डेमोक्रेटिक डेफिसिट थियरी, ठीक है, इसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सब्जियरिटी, ठीक है, अधीनता का जो सिद्धांत है, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं देखिए यूरोपियन यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में ही इसका भी यूज़ होता है, ठीक है। इसमें ये माना जाता है कि यूरोपियन यूनियन को सिर्फ वही शक्तियाँ सौंपी जाएंगी जिसका संपादन करने में राज्य जो है सक्षम हो, ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार ये भी माना जाता है कि जो स्थानीय शक्तियां हैं, ठीक है, जो लोकल पावर्स हैं, ठीक है, स्थानीय शक्तियों का प्रयोग भी राज्य के द्वारा ही किया जाएगा। तो अधीनता के सिद्धांत का जो यूज़ है ये भी कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है। लोकतांत्रिक घाटे का भी यूज़ जो है यूरोपियन यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है। तो ये ज़रूरी है, और ये आपको आ भी सकता है कि जो डेमोक्रेटिक डेफिसिट का जो थियरी है, ठीक है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो वो है यूरोपियन यूनियन, जहाँ पे क्या है, देखिए, सरकार और लोगों के बीच में कोई तालमेल नहीं बन पाता, और सरकार के ऊपर जो है जनता कोई भी किसी भी तरीके का कोई विश्वास नहीं करती। आगे है नेक्स्ट है नव अर्ध लोकतंत्र, ठीक है। नव अर्ध लोकतंत्र का जो प्रयोग है, ठीक है, इस मॉडल का प्रयोग जो साम्यवादी राज्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। ऐसे राज्य जो कहीं ना कहीं 1990 के बाद जो है कहीं ना कहीं पे जो है वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो आपका सिस्टम है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट वहाँ पे की गई है, या डेमोक्रेसी को जो 1990 के बाद जिन देशों ने अपनाया है, ठीक है, उनमें खासकर जैसे पोलैंड की बात की जाती है, बल्गेरिया की बात की जाती है, और हंगरी की बात की जाती है। और ये ऐसे देश है जहाँ पे आप यूँ समझे कि अभी पूरी तरह से जो डेमोक्रेसी डेवलप नहीं हो पाई है, ठीक है, कहीं ना कहीं अभी भी वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी के साथ साथ कहीं ना कहीं अधिनायकवादी जो तंत्र वहाँ पे अभी भी मौजूद है, ठीक है। इसलिए इसको जो है नव अर्ध लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है, कि जहाँ पे आपका डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट भी हो रहा है, लेकिन साथ साथ वहाँ पे कुछ अभी भी ऐसी अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, ठीक है, जहाँ पे अभी पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं आया। तो 1990 के बाद जो है जिन देशों में जो है लोकतंत्र का विकास किया गया है, उन्हीं देशों के लिए जो है नव अर्ध लोकतंत्र प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं प्रबंध की रूसी मॉडल, ठीक है। प्रबंध की रूसी मॉडल का प्रयोग जो है कहीं ना कहीं थिंकर्स ने जो है इसका जो यूज़ है इस मॉडल का, वो रूसी, या आप ये सोचिए कि रूस का जो लोकतंत्र है उसके लिए प्रयोग किया गया। क्यों? देखिए, रूस में हमने बात की थी कि रूस में सिर्फ एक ही बहुल तंत्र है, ठीक है, अभी तक, क्योंकि वहाँ पे अपोजिशन में से कोई प्लूरैलिटी नहीं है, कोई वहाँ का जो एलीट क्लास है उसमें प्लूरैलिटी नहीं है, और अभी भी बहुदलीय व्यवस्था का विस्तार नहीं हुआ। बहुदलीय तो कैसे होगा, क्योंकि जब वहाँ पे प्लूरैलिटी है ही नहीं तो बहुदलीय व्यवस्था कैसे आएगी। इससे तो आप यूँ समझिए कि जो एक निर्देशित लोकतंत्र की हमने जब पीछे बात की थी, एक गाइडेड डेमोक्रेसी की बात की थी, जिसमें कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी के लिए इलेक्शन होता है, ठीक है, बाकी
जो आपका जो निर्णय या डिसीजन लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके ही लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रूस के लोकतंत्र के संदर्भ में भी यही चीज़ देखने को मिल सकती है कि वहाँ भी जो है फॉर्मेलिटी के लिए ही सारे व्यवस्थाएं या सारा जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं, बाकी जो वहाँ पे निर्णय हैं वो भी कहीं ना कहीं एलिट्स के द्वारा ही लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके लिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे बता रहा है कि जो बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए ना, जहाँ पे एक से ज़्यादा दल हो, दो से ज़्यादा दल हो, वो विस्तार अभी तक वहाँ पे नहीं हो पाया है। ठीक है, इसलिए जो वहाँ पे प्रबंध किया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो गाइडेड डेमोक्रेसी थी उसी को है प्रबंध के मॉडल भी कहा जाता है। तो रूसी प्रबंध के मॉडल को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इसीलिए कहा जा रहा है कि वहाँ पे भी बहुदलीय व्यवस्था का विस्तार नहीं हुआ, इसलिए जो रूस का लोकतंत्र जो है वो एक प्रबंध के रूसी मॉडल है। नेक्स्ट और लास्ट है आज के इस टॉपिक का, लोकतंत्र के आलोचक। ठीक है, देखिए ये सारी कोटेशंस, ये सारी आलोचना हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद करोगे ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है लेकिन एक बात है, अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कोई कोटेशन दी है, किसी उस कोटेशन में आपको पता चलता है कि किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया है कोटेशन के अंदर। ठीक है, अब ऑप्शन में मान लीजिए आपको ऑप्शन जो दिए गए होंगे, ठीक है, उसमें आपने जो भी थिंकर्स के नाम दिए गए होंगे, आपने उनके आइडियाज़ को अगर पढ़ा हुआ, ठीक है, तो उनके आइडियाज़ से आप समझ जाओगे कि ये कोटेशन कौन बोल सकता है। ठीक है, इस तरह की बात कौन कर सकता है। ठीक है, तो इससे एक आसानी हो जाती है कई बार चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो देखिए लेकिन ने क्या कहा, जो आपका लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र स्वतंत्रता का विरोधी है। देखिए कैसी बात की जा रही, जहाँ की लोकतंत्र में स्वतंत्रता की बात की जा रही, लेकिन यहाँ पे उल्टा बता रहा है कि लोकतंत्र जो है स्वतंत्रता का विरोध करता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही लेकिन है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। टेरी लैंड की बात करें तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र क्या है, दुष्टों का कुलीन तंत्र। ठीक है, एक अल्पसंख्या में या आप यूँ समझिए कि एरिस्टोक्रेसी की बात की गई। ठीक है, और उस एरिस्टोक्रेसी में क्या है, दुष्ट ही दुष्ट है। ठीक है, तो लोकतंत्र को उन्होंने दुष्टों का कुलीन तंत्र कहा है टेरी लैंड ने। और मैक्सी की बात करें कि मैक्सी ने क्या कहा है लोकतंत्र के बारे में, तो वो कहते हैं कि आसानी से प्रपंचवाद और दुष्ट दबावकारी राजनीति का शिकार हो जाता है लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र जो है आसानी से प्रपंचवाद और दुष्ट दबावकारी राजनीति का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने लोकतंत्र को बहुत ढीला ढाला और कमज़ोर लोकतंत्र कहा है। ठीक है, जो दबावकारी राजनीति का शिकार हो जाता है। ठीक है, फैजेट एक फ्रांसीसी, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि लोकतंत्र में जो कहीं ना कहीं जो अयोग्य लोगों का एक महिमा मंडन होता है, मीन्स लोकतंत्र में ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, शासन कर रहे जो कहीं ना कहीं योग्यता रखते नहीं हैं, वो अयोग्य लोग हैं। ठीक है, और हम इसी बात को देखते हैं, जैसे कि कार्ल मैनम भी कहते हैं, जो लेटेस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में, वो भी कहते हैं कि आपको जो योग्य लोगों को जो है आगे भेजना चाहिए। ठीक है, योग्य लोगों को आगे भेजेंगे तो आपके लिए एक अच्छी पॉलिसीज़ बनेंगी। ठीक है, चाहे वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में ही क्यों ना बैठे वो पॉलिसी बनाने वाले। ठीक है, चाहे वो कोई एलीट क्लास ही क्यों नहीं है, लेकिन आपके पास एक वोटिंग पावर तो है। ठीक है, उस वोटिंग के पावर के द्वारा आप क्या कर सकते हो, ऐसे योग्य लोगों को आगे भेज सकते हो जो आपके लिए काम करे, आपके हित में या आपके सार्वजनिक भले में काम करे। ठीक है, तो वो बात किसने कही थी, कार्ल मैनम ने कही थी। ठीक है, और यहाँ पे फैजेट भी ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में क्या है, अयोग्य लोगों का महिमा मंडन है। ठीक है, योग्यता नहीं है लोगों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हर्नशाह ने एक बहुत अच्छी कोटेशन दी है। ठीक है, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो बहुमत का शासन है, ठीक है, बहुमत का निरंकुश तंत्र बन जाता है। ठीक है, इन्होंने देखो क्या कहा इन्होंने कि जब बहुमत का शासन बहुमत का निरंकुश तंत्र बन जाता है, ठीक है, तो इसमें शासक ऐसे स्कूल मास्टर की तरह व्यवहार करते हैं जो अपने ही छात्रों को दंडित करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट कोटेशन इन्होंने बताई है। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुमत का शासन होना मतलब, और ऊपर से बहुमत का निरंकुश तंत्र बन जाना। ठीक है, ये कब होता है, जब आपके पास अपोजिशन में बहुत ही कमज़ोर पार्टी बैठी हो। ठीक है, या अपोजिशन में जो पार्टीज़ को बहुत ही कम वोट मिले, कहीं ना कहीं वो अपोजिशन के काबिल भी नहीं हुई है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, एक्सट्रीम जो मेजोरिटी में जो भी सरकार आती है, कहीं ना कहीं वो निरंकुश भी बन जाती है। ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जो है एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और जब वो एक बहुमत लेकर जो सरकार बनती है, जो और जब वो फिर निरंकुश बन जाती है, तो इसमें जो उसके शासक होते हैं, बोलते हैं वो ऐसे स्कूल मास्टर की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, जो मास्टर कहीं ना कहीं अपने बच्चों को दंडित करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि हम ही ने उनको मेजोरिटी में सत्ता में आने दिया, और आज हमारे ऊपर ही वो ऐसे मास्टर बने हुए, जैसे छात्रों को दंडित करते हैं, बिल्कुल हमें वैसे दंडित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो कि हर्नशाह ने कही है। ठीक है, ब्राइस की बात करते हैं, तो ब्राइस ने भी क्या माना है, लोकतंत्र को घूसखोरी भ्रष्टाचार का पर्याय माना। ठीक है, इसका मतलब उनका क्या है
कि आप यूँ समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है, भ्रष्टाचार या घूसखोरी। मीन्स इस तरह के सिस्टम में बहुत ही हाई लेवल पर भ्रष्टाचार होता है और घूसखोरी होता है, ठीक है। तो ब्राइस ने एक बहुत बड़ी ये बात कह दी है लोकतंत्र की आलोचना में, जहाँ पे एक तरफ पूरा देश, आप यूँ कहिए पूरा विश्व कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के गुणगान गा रहा है, ठीक है, लोकतंत्र के गुणगान गा रहा है। तो देखिए आलोचकों ने किस हद तक इसकी आलोचना की है कि आप जिस डेमोक्रेसी की गुणगान कर रहे हो ना, वो डेमोक्रेसी कैसी है, एक घूसखोरी और एक भ्रष्टाचार का जो है दूसरा नाम है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है कोटेशंस और आलोचनाएं थी लोकतंत्र के बारे में। हालांकि लोकतंत्र के कुछ प्रशंसक भी, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं उनके ऊपर भी। अनीस की जो कुछ महत्वपूर्ण जो आलोचकों ने जो आलोचना की है, ठीक है, या आप यूँ समझे कि एक कोटेशन दी है, ठीक है, डेमोक्रेसी की आलोचना में, वो ये है कि प्लेटो ने क्या कहा, ठीक है। प्लेटो ने जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को एक अकुशल व अनाड़ियों का जो है शासन कहा है। आपको पता है कि प्लेटो जो है डेमोक्रेसी से सख्त नफरत करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो एथेंस की डेमोक्रेसी थी कहीं ना कहीं वहाँ की डेमोक्रेसी ने प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात, ठीक है, उनकी एक निर्मम हत्या की थी, ठीक है। तो प्लेटो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को जो है हेट करते थे। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वो कदापि मतलब इस्तेमाल, या आप यूँ कहिए कि उसको कोई भी समर्थन नहीं कर सकते थे। अपने इवन आदर्श राज्य में भी उन्होंने डेमोक्रेसी को कोई जगह नहीं दी हुई है, ठीक है। इसलिए प्लेटो ने डेमोक्रेसी को क्या कहा, एक अकुशल व अनाड़ियों का शासन है, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो अनाड़ी हैं और बिल्कुल अकुशल हैं, ठीक है। एरिस्टोटल जो कि प्लेटो के स्टूडेंट है, ठीक है, यहाँ पे एरिस्टोटल और प्लेटो के विचारों में एक सिमिलरिटी है। अदरवाइज एरिस्टोटल ने मैक्सिमम टाइम जो अपने गुरु प्लेटो को जो क्रिटिसाइज ही किया हुआ, ठीक है। तो एरिस्टोटल भी कहीं ना कहीं क्या मानते हैं कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र एक निर्धन, अनभिज्ञ व अयोग्य लोगों का एक शासन है, ठीक है। एक ऐसा शासन जिसमें लोकतंत्र में कैसे लोग हैं, निर्धन है, अनभिज्ञ हैं, ठीक है, अनजान है और अयोग्य लोग हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे लोगों का शासन ही लोकतंत्र कहलाया जाता है, एरिस्टोटल ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम परेटो और मोस्का की बात करते हैं, जो कि एलिटिस्ट थिंकर है, ठीक है। अब ये लोग क्या कहते हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र जो भ्रष्टाचार व गुंडागर्दी का शासन है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा इनकी इस कोटेशन को याद रखना है, क्योंकि इस तरह से कोटेशन आ जाती है कि किसने कहा है कि भ्रष्टाचार व गुंडागर्दी का शासन है, लोकतंत्र को इस तरह से किसने क्रिटिसाइज किया, तो वो है परेटो और मोस्का, ठीक है। तो इन दोनों ने लोकतंत्र की इस तरह से आलोचना की है। नेक्स्ट है सी डी वर्न्स, ठीक है। सी डी वर्न्स इसके आलोचक नहीं, बल्कि ये इसके एक समर्थक हैं, लोकतंत्र के समर्थक हैं, जिन्होंने इन आलोचनाओं का एक जवाब दिया है और बहुत साधारण से शब्दों में समझाने की इन्होंने कोशिश की है। कहते हैं कि कोई व्यक्ति इससे इनकार नहीं कर सकता कि प्रतिनिधि संस्थाएं त्रुटिपूर्ण हैं, ठीक है। भाई मानते हैं कि जो आपकी प्रतिनिधि संस्थाएं, ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी है, भाई माना कि उसमें त्रुटियां हैं, उसमें गलतियां हैं, ठीक है। कोई भी इंसान मना नहीं कर रहा है कि उसमें गलतियां नहीं है, मीन्स मानते हैं हम कि उसमें गलतियां हैं और ये भी भली भांति कार्य नहीं करती, ये भी जानते हैं कि ये भली भांति कार्य नहीं करती। लेकिन ये मूर्खता होगी कि यदि वायुयान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो बैलगाड़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे सी डी वर्न्स ये कहते हैं कि अगर आप जो है वायुयान जो है दुर्घटनाग्रस्त होता है ये सोचकर आप वायुयान को छोड़ के आप बैलगाड़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दोगे, तो ये आपकी सरासर मूर्खता होगी, ठीक है। इसीलिए वो यहाँ पे ये इस चीज़ को समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम जॉन डिग्वी की बात करते हैं, ठीक है। तो जॉन डिग्वी ने भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को समर्थन दिया, ठीक है। जॉन डिग्वी कहते हैं कि लोकतंत्र का जो मूल आधार है वो मानवीय प्रकृति की क्षमताओं में विश्वास रखना है, ठीक है। मतलब जो ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमन की जो कैपेसिटीज़ है, मनुष्य की जो कैपेसिटीज़ है, जो क्षमताएं, उसमें विश्वास करना है, ठीक है। यही लोकतंत्र का मूल आधार है और मानवीय बुद्धि में आस्था है, ठीक है। मनुष्य का जो बुद्धि है, जो विवेक है, उसमें कहीं ना कहीं आस्था रखना है, ठीक है, और सहयोग के अनुभव की शक्ति है, ठीक है। तो इस तरह से जॉन डिग्वी ने भी लोकतंत्र को जो कहीं ना कहीं समर्थन दिया, ठीक है। तो ये कुछ था आज के इस लेक्चर में, जिसमें हमने बात की है कि क्या क्या लोकतंत्र की जो अलग अलग हमने मॉडल्स देखे हैं, ठीक है। लोकतंत्र को किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया या लोकतंत्र को किस तरह से लोकतंत्र का समर्थन किया गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने शुरू की थी, वो था लोकतंत्र के विकास के अलग अलग चरण, जो एस पी हंटिंगटन ने जो है बताए थे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये लेक्चर मुझे लगता है अगर आप इसको पूरा देखें और पूरा सुने समझें तो कहीं ना कहीं आपके
एग्ज़ाम में ये ज़रूर काम आने वाला है, ठीक है। बाकी आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, तब तक जय हिंद।